नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास शो कंज्यूमर इज किंग में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। और आज बात महंगाई के बीच शादियों की खरीदारी की करेंगे। एक और जहां महंगाई का ग्राफ लगातार तेजी से ऊपर हो रहा है और चढ़ रहा है, वहीं खुदरा महंगाई 8 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। वहीं देखिए थोक महंगाई भी एक नया रिकॉर्ड बना चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ शादियों का सीजन भी जोरों शोरों से अपनी पूरी कतार में है, जहां पे आंकड़ों के मुताबिक देश में इस साल अप्रैल से जुलाई के बीच करीब 4 लाख शादियां होने वाली हैं। और जानकारों के मुताबिक महंगाई के बावजूद लोग बढ़ चढ़कर खरीदारी भी कर रहे हैं। पिछले 2 साल में कोरोना के कारण या तो शादियां पोस्टपोन हो रही थी या फिर कैंसिल की जा रही थी, या फिर यूं कहें कि कोरोना ने शादियों पर फुल स्टॉप सा लगा दिया गया था। लेकिन अब अगर आप देखें होटल बुकिंग्स, कपड़ों की खरीदारी या शादी से जुड़े सभी चीज़ों के जितने भी आंकड़े खरीदारी के बता रहे हैं, वहाँ पे महंगाई का कोई भी नामो निशान नहीं है। महंगाई का जो साया है वो शादियों पर नहीं देखने को मिल रहा है। तो आज इसी पर हम इस खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे और एक्सपर्ट से जानेंगे कि आखिर महंगाई के बीच क्या है बाजार का हाल और किस तरह से दुकानदारों के लिए ये सीजन कमाई का सीजन रहने वाला है। और हमारे साथ जुड़े हैं विधि कोठारी जी, जो कि हैं फाउंडर ख्वाबेदा की, और साथ ही हमारे साथ IBJA के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी जी भी जुड़ चुके हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि शादियों में गाड़ियों का आदान प्रदान काफ़ी होता है। कई सारी नई गाड़ियां भी खरीदी जाती हैं ताकि दुल्हन को उसमें लिया जाए, और भेंट के तौर पे भी गाड़ियां गिफ्ट की जाती हैं। उस पे चर्चा के लिए हमारे साथ फाडा के पूर्व प्रेसिडेंट निकुंज सांगी जी मौजूद हैं। और आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश में। सबसे पहले वृद्धि, मैं आपके पास आना चाहूँगी कि इस बार की जो शादियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आप एक इवेंट प्लानर है, तो किस तरीके का जोश देखने को मिल रहा है शादी के पूरे परिवार की तरफ से? क्या बजट बनाया जा रहा है और किस तरीके की शादियां देखने को मिल रही हैं? क्या कोरोना काल से पहले जो हम जोश देखते थे, क्या उससे बढ़ चढ़कर अब जोश देखने को मिल रहा है? आई थिंक शादियों की डेफिनेशन अब थोड़ी सी चेंज होती जा रही है अपनी इवेंट इंडस्ट्री में भी, और वैसे भी सबके लिए। जहाँ पे हम 1000-1500 पीपल की शादी करते थे पहले, बट अब लोग थोड़े से और इंटीमेट हो गए हैं। उनको भी समझ आता है डेस्टिनेशन वेडिंग्स का ट्रेंड बहुत आ गया है। चाहे जिस मर्जी बंदे को शादी करनी है, वो अपने से एक नॉच ऊपर ही स्पेंड करना चाहता है और दिखाना चाहता है। सो आई थिंक लोग थोड़े से और सेंसिटिव हो गए हैं इंटीमेट वेडिंग्स के टूवर्ड्स, कि हाँ उनको छोटी वेडिंग्स करनी है, बट बहुत लैविश तरीके से छोटी वेडिंग्स करनी है। तो अब जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है वो यही है कि छोटी वेडिंग्स और बिगर रिसेप्शंस। तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए आई थिंक इट इज वेरी माइंडफुल ऑफ द पीपल ऑल्सो टू हैव स्मॉलर वेडिंग्स एंड ग्रेटर रिसेप्शंस। तो यस, दैट्स द ट्रेंड। एंड चाहे छोटी करे, चाहे जितनी जितनी मर्जी गैदरिंग की करे, खर्च करने में किसी को कोई ऐसी दिक्कत हमें तो नहीं दिख रही अपने क्लाइंटल में। बट यस, पीपल आर ओपन फॉर स्मॉलर वेडिंग्स एंड बिगर रिसेप्शंस दीज डेज। पर विधि, अगर आपसे ही मैं दूसरा सवाल लूँ कि जैसा कि आप कह रही हैं कि छोटी वेडिंग्स रहेंगी, रिसेप्शन काफ़ी बड़े पैमाने पे लोग उसे प्लान कर रहे हैं, बट एक अप्रॉक्सीमेट बजट आप बता पाएंगे कि किस बजट की शादियाँ इस बार सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही हैं इस पूरे सीजन में? कोई बजट नहीं, क्योंकि अपनी बहुत वेरिड क्लाइंटेल है। जो भी इंसान, जो भी कस्टमर अपने पास, हमारे पास अगर 20 से 25 लाख का बजट भी लेकर आता है, तो वो एंड अप करता है 40-45 लाख स्पेंड करते वही थी। तो ऐसा मतलब जो ये वाला स्ट्रेच हमें मिल रहा है, कि अगर एक बजट के बाद जो हमें स्ट्रेच मिल रहा है वो बहुत बढ़ गया है कोरोना के बाद, क्योंकि पीपल आर एक्चुअली बहुत कम बजट के साथ आते हैं, बट दे आर कंफर्टेबल स्पेंडिंग मोर ऑल्सो। तो अगर मैं बजट की बात करूँ तो क्योंकि अब डेस्टिनेशंस में जा रहे हैं, तो कम लोगों के लिए, कम पैक्स के लिए बजट में देखूँ तो बढ़ गया है। तो अब इजीली अपने पास 35 to 40 वाली रेंज की वेडिंग्स बढ़ गई हैं आनी, जो कि पहले थोड़ी कम स्केल पर होती थी। ओके, तो मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात आपने हाईलाइट की है कि हम चर्चा करते हैं कि महंगाई कितने
तेजी से बढ़ रही है, बट लोग बजट लाते हैं 20-25 लाख का और ऑलमोस्ट डबल अपना बजट जो है वो स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जोश और उत्साह इतना ज़्यादा है शादियों को लेकर। मैं आपके पास फिर से आऊँगी, पर चलिए अभी एक बार मुझे पृथ्वीराज जी के पास जाने दीजिए। पृथ्वीराज जी, जैसा कि वृत्ति बता रही थी कि इस बार लोगों का बजट जो है अपने बजट से बढ़ चढ़ के लोग वहाँ पे खर्चा कर रहे हैं। ज्वेलरी एक बड़ा पार्ट होता है पूरी शादी के बजट में। अगर आपके कारोबार की बात करें तो क्या वहाँ पे भी ऐसा देखने को मिला है? क्योंकि पहले अगर हम देखें कि बजट काफ़ी कम हुआ करता था, कम पैसे में कई सारी ज्वेलरी परचेज कर सकते थे, बट अब जो सोने का दाम हो चला है, इतनी तेज़ी से वो ऊपरी स्तरों पे जा रहा है, क्या वहाँ पे भी लोग सोच समझ के खर्चा कर रहे हैं, थोड़ा हाथ पीछे कर रहे हैं, या फिर वहाँ पे भी जोश उत्साह इतना ज़्यादा है कि लोगों को अपना बजट स्ट्रेच करना पड़ रहा है? थैंक यू मैम। मैंने अभी सुना है रिद्धि मैडम को कि ये बात सही है कि लोग शादियां छोटी कर रहे हैं, लोगों को कम इनवाइट कर रहे हैं। 300-400 फैमिली में पर जो सेविंग्स हो रही है उसका वो ज्वेलरी खरीद रहे हैं। अगर आपने अक्षय तृतीया को देखा होगा, जो रश हमने लास्ट 10 साल में वैसी खरीदारी कभी नहीं देखी जो इस अक्षय तृतीया को जो खरीदारी हुई है। तो इस तरह का ट्रेंड है कि लोग अब एक चीज हो तय हो गई है कि अभी जो भी है वो सेविंग्स होती है, जो मैरिज में भी जो बचाते हैं, जो बचता है तो उसकी ज्वेलरी खरीद के लड़की को उसके अगेंस्ट में उतना उनको दे देते हैं। तो इस तरह का भी ट्रेंड चल रहा है। और इस टाइम पे ज्वेलरी की खरीदारी के साथ में अगर आप पूरा साल देखोगे तो गोल्ड के प्रति लोगों ने काफी खरीदी की और हमारा इंपोर्ट फिगर भी ऑल टाइम हाई, हिस्ट्री हाई हुआ है इस साल के अंदर, गए साल से का जो अपना फाइनेंशियल ईयर गिने तो इस तरह की खरीदारी काफी बड़ी हुई है। और हर तरह की खरीदारी होती है, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी से लेके वेडिंग ज्वेलरी, रिसेप्शन के लिए अलग ज्वेलरी होती है, फिर मैरिज के लिए पोल की और जड़ाऊ और उसका ट्रेंड होता है, फिर डायमंड ज्वेलरी होती है। तो इस तरह के ट्रेंड अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग पॉकेट साइज के अंदर बिकते रहता है। तो हर तरह की ज्वेलरी और हिंदुस्तान में नो डाउट हर एक का टेस्ट अलग है। साउथ का टेस्ट अलग है, नॉर्थ का टेस्ट अलग है, वेस्टर्न अपना गुजरात का अलग चलता है, महाराष्ट्रियन टेस्ट अलग है। तो इस तरह के लोग काफी अलग अलग कम्युनिटी के होने से वजह से हर एक का टेस्ट अलग होता है। कोई प्योर गोल्ड ज्वेलरी में खरीदारी करता है, कोई टेम्पल ट्रस्ट ज्वेलरी की खरीदारी करता है, कोई अपने नॉर्थ साइड में जड़ा हुआ और इस तरफ का ज्यादा चलन चलता है। तो इस तरह से हर चलन में हर वैरायटी शादी के अंदर होने की वजह से खरीदारी अच्छी हो जाती है। और इस साल 2 साल कोविड का पीरियड होने के बाद में जो एक अक्षय तृतीया जो मनाने का अवसर मिला है और शादियां फिर से ओपन हो गई है। पहले इस रिस्ट्रिक्टेड था 200 पीपल, अब वो शादियां फिर से स्टार्ट होनी चालू हो गई है, तो अब खरीदारी भी काफी अच्छी हो गई है। ओके, पर पृथ्वीराज जी, जैसा कि हम जानते हैं कि सोने के दाम बहुत तेजी से ऊपर गए हैं कोरोना काल के बाद अगर हम देखें तो, बट लागत खर्च में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई होगी। क्या कोरोना काल से पहले, या फिर यूं कहूं कि पिछले 2 साल में लागत खर्च कितना बढ़ा है सोने की ज्वेलरी बनाने के लिए? क्या इस पे आप कुछ हमें बता पाएंगे ताकि हमें अंदेशा हो कि महंगाई आपके सेक्टर को किस तरीके से फिलहाल इम्पैक्ट कर रही है? देखिए, कोविड के पहले लिक्विडिटी क्राइसिस था, हर जगह पे था। एक आपने देखा होगा रियल एस्टेट से लेके हर जगह के ऊपर लिक्विडिटी क्राइसिस थी। लोगों के पास पैसा था, अपन ऑप्शन नहीं था कि इन्वेस्ट क्या करे। इस कोविड आने के बाद में लोगों को लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई है। पहले जो सेविंग्स करके एक छोटे से घर में रहते थे, अब उन्होंने 2 BHK का घर लेना, जो पहले रेंटेड घर पे रहते थे उन्होंने घर खरीदना प्रेफर किया। तो इस कोविड में काफी चेंजेस, लोगों के माइंडसेट चेंज हुए हैं। जो लोग गोल्ड के प्रति आकर्षित नहीं थे, जो इन्वेस्टमेंट डेड इन्वेस्टमेंट गिनते थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं, पोर्टफोलियो में गोल्ड होना जरूरी है। नो डाउट मेकिंग चार्जेज में बढ़ोतरी हुई है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, लेबर चार्ज बढ़े हैं। अब हर चीज उसको इफेक्ट करती है मेकिंग चार्जेस पर कंपेयर टू अदर गोल्ड के अंदर मेकिंग चार्जेस में उतना इजाफा नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे प्राइस बढ़ती है वैसा उनका प्रॉफिट भी बढ़, जैसे प्राइस के साथ साथ में मेकिंग चार्ज में उतना बढ़ावा नहीं हुआ, क्योंकि गोल्ड की प्राइस अप्रिसिएशन हो गई थी। और गोल्ड जो पहले 35-37 हजार चलता था वो 52-53 हजार के आसपास आके प्राइस बढ़ने से मेकिंग चार्जेस पे उतना इफेक्ट
कस्टमर को नहीं पड़ा है। बट नो डाउट धीरे 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 अगर प्राइस नीचे होता तो नो डाउट इसका इफेक्ट पड़ता था, बट प्राइस बढ़ने की वजह से वेस्टेज उतना नहीं बढ़ा है ताकि गोल्ड को वही प्राइस के अंदर आ। जैसे अभी आप समझो 2 वेस्टेज देते थे या 3 वेस्टेज देते, तो आज भी 3 वेस्टेज है, बट इन टर्म्स ऑफ रुपी वो बढ़ गया है क्योंकि गोल्ड के प्राइस बढ़ गए थे। ओके तो फिलहाल जो कंज्यूमर्स हैं वहाँ पे उनको मेकिंग चार्ज की मार नहीं पड़ती हुई नज़र आ रही है। जितना भी प्राइस में इजाफा देखने को मिला है वो गोल्ड की प्राइजेस में देखने को मिला है। मेकिंग चार्ज थोड़ा सा रेंज बाउंड ही है, हालांकि अगर सोने के दाम कम होते तो वहाँ पे ज़रूर असर देखने को मिलता। पर कोठारी जी मैं आपके पास फिर से आऊँगी, पर अब चलते हैं निकुंज जी के पास। नमस्कार निकुंज जी, आपका स्वागत है ईटीना स्वदेश पे। हम देखते हैं कि शादियों के सीज़न में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों की बिक्री होती है। रूरल डिमांड और साथ ही 2 व्हीलर एंट्री लेवल सेगमेंट्स, यहाँ पे काफ़ी समय से प्रेशर देखने को मिल रहा है। और ख़ास तौर से अगर मैं बात करूँ 2 व्हीलर और साथ ही एंट्री लेवल कार सेगमेंट की, इस शादियों की सीज़न में कितनी उम्मीद है कि वहाँ पे कुछ रिकवरी देखने को मिले? तो जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, रिकवरी डेफिनेटली देखने को मिल रही है और स्पेसिफिकली 2 व्हीलर सेगमेंट में, क्योंकि पिछले 2 साल से 2 व्हीलर सेगमेंट बहुत दबा हुआ था, इसलिए अच्छी रिकवरी आई है। और वो रिकवरी काफी हद तक शादियों की वजह से आई है। लोग बाग 2 व्हीलर खरीद रहे हैं, एंट्री लेवल के 2 व्हीलर्स भी खरीद रहे हैं, एंट्री लेवल की कार्स भी खरीद रहे हैं। बट जैसा कि बाकी 2 पैनलिस्ट ने कहा, वो बात बिल्कुल सही है कि एंट्री लेवल की डेफिनेशन चेंज हो गई है। अगर एंट्री लेवल की का 2 व्हीलर पहले 70-75 हजार में पड़ रहा था, तो आज वो 95 से लाख रुपए का पड़ रहा है। ऑलमोस्ट 25 से 30% का ऑन रोड गाड़ी की प्राइस में इजाफा हो गया है। तो उस लिहाज से कस्टमर को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। पर अनलाइक द अदर 2 पैनलिस्ट, थोड़ा सा मेरे को इसमें रिजर्वेशन है कि जो उम्मीद थी, नॉर्मली हमारे लिए ये पहला क्वार्टर जो शादियों का क्वार्टर कहलाता है, उसमें जो ग्रोथ मिलती थी वो ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं मिली है जितनी कि हमें उम्मीद थी या जितनी मैन्युफैक्चरर्स को उम्मीद थी, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और वो सिर्फ गाड़ी खरीदने में नहीं है, गाड़ी को ऑपरेट करने, बाकी सारी चीजों से थोड़ा सा फर्क है कि अगर मैं गाड़ी रख रहा हूँ, 2 व्हीलर रख रहा हूँ या कार रख रहा हूँ, तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत बढ़ गया। पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वहां पे थोड़ा सा कस्टमर को वापस सोचने को वो मजबूर कर रहा है। तो ग्रोथ आई है, अच्छी ग्रोथ आई है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि पहला क्वार्टर पिछले 2 सालों में सबसे अच्छा क्वार्टर जाएगा। पर अगर हम प्री कोविड से कंपेयर करें तो शायद फिर भी हम वो नंबर अचीव नहीं कर सकेंगे जो हम नॉर्मली कर पाते। ठीक है निकुंज जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। पर आज ही देखिए अनाउंसमेंट आई है कि स्टील के दाम आने वाले समय में कम होने चाहिए, साथ ही फ्यूल प्राइस में भी कटौती हो गई है। हाँ, हम आज बात कर रहे हैं कि शादियों का सीज़न किस तरीके से है, बट अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करें, क्योंकि शादियों के सीज़न में काफ़ी ऑटोज़ का भी आदान प्रदान होता है, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं इस अनाउंसमेंट को? क्या आने वाले समय में आपको लगता है कि कंपनीज थोड़े सा प्राइस कम करेंगी? क्योंकि अभी आपने उसका जिक्र किया कि गाड़ियों के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं, जिसका डिमांड पर असर देखने को मिला है। तो आप इंडस्ट्री इतने समय से ट्रैक कर रहे हैं, क्या इस अनाउंसमेंट के बाद आपको लगता है कि एक डिमांड को पुश मिलना चाहिए और ऑटो OEMs सामने आ सकते हैं कुछ इस प्राइस का बेनिफिट अपने कंज्यूमर्स को देने के लिए, या फिर वो अपने मार्जिन सुधारना ज़्यादा बेहतर समझेंगे इस चैलेंजिंग टाइम में? तो थोड़ा अगेन इसमें समझने की आवश्यकता है। अगर आपने ऑटो OEMs के स्टेटमेंट्स पिछले साल भर में ट्रैक किए हो, तो कंटिन्यूसली एवरी OEM इंक्लूडिंग मारुति का ये कहना है कि जितना इनपुट कॉस्ट बढ़ा है उतना हमने कस्टमर को पास ऑन ही नहीं किया है, क्योंकि हम कस्टमर की दिक्कत समझ रहे हैं। तो अगर थोड़ा बहुत स्टील के दाम या बाकी इनपुट के दाम, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सारी कमोडिटी के दाम या तो स्टेबलाइज हुए हैं या थोड़े से पहले से कम हुए हैं, पीक से काफी कम आ गए हैं। पर उसका इम्पैक्ट फाइनल प्राइस पे पड़ेगा ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अभी तक पूरे कॉस्ट इनपुट्स की कंज्यूमर को पास ऑन ही नहीं हुए। मैन्युफैक्चरर्स ने कुछ अपना प्रॉफिट कम किया है
और सारे कॉस्ट इनपुट्स पास ऑन नहीं किए हैं। तो अभी अगर कम हुए हैं दाम, तो दाम कम होंगे ऐसा मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दाम कम होने की उम्मीद नहीं है, तो महंगाई की मार जो है वो पड़ती रहेगी। बट हाँ, जो अनाउंसमेंट हुई है उससे कम हम ये ज़रूर लगा सकते हैं कि दाम अब जो बढ़ने की रफ्तार थी, शायद उस पर अब लगाम लगती हुई नज़र आए। कम होंगे इस पे कोई गारंटी नहीं है। बट निकुंज जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एंट्री लेवल सेगमेंट जो है वो काफ़ी पिटा हुआ है, वहीं टू व्हीलर में भी काफ़ी दबाव है, और उसके बशर्ते एसयूवी सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन है। क्या इस बार भी उस तरीके का ट्रेंड देखने को मिल रहा है? क्योंकि गाड़ियों के दाम तो वहाँ पे भी बढ़े हैं, बट डिमांड वहाँ पे काफ़ी मजबूत है। तो इस बार का ट्रेंड क्या सजेस्ट कर रहा है? क्या एसयूवीज उस तरीके का उत्साह भर रही हैं कंज्यूमर्स के लिए शादियों के सीजन में? बिल्कुल उत्साह भर रही हैं, और एक बार फिर आपने बिल्कुल सही कहा कि एसयूवी एमयूवी का जो ट्रेंड है वो लगातार बढ़ रहा है। इनफैक्ट सारी ग्रोथ, अगर हम फोर व्हीलर्स की, कार इंडस्ट्री की बात करें, तो सारी ग्रोथ उसी सेगमेंट में आ रही है, और ऐसा कहीं पे भी नहीं लग रहा है कि वो ग्रोथ स्लो डाउन नियर फ्यूचर में होने वाली है। सारी ही गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, वेटिंग लिस्ट हैं, 3 महीने से लेकर 1.5 साल तक की वेटिंग लिस्ट है उन गाड़ियों में। तो अलग अलग सेगमेंट के कस्टमर हैं। जो स्ट्रेस नजर आ रहा है वो एंट्री लेवल के कस्टमर्स या बॉटम ऑफ द पिरामिड के जो कस्टमर्स हैं, जिनके लिए अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है, उनमें स्ट्रेस नजर आ रहा है। बट इस सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं उसमें ना अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम नजर आ रहा है, ना डिमांड कम होने का ट्रेंड नजर आ रहा है, और उसमें बकायदा इजाफा होगा, ग्रोथ होगी। और कार इंडस्ट्री ओवरऑल मेरे ख्याल से प्री कोविड लेवल से बेटर करेगी, ऐसा अभी तक के नंबर्स यही इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, तो इस बार कार इंडस्ट्री प्री कोविड स्तरों से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एसयूवी सेगमेंट्स जो हैं अपनी सेल्स फिगर से और साथ ही डिमांड ट्रेंड से सजेस्ट कर रही हैं कि इसकी खरीद को लेकर ग्राहकों में पूरा उत्साह है, और शादियों के सीज़न में भी ये उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। पर विधि, एक बार मैं फिर आपके पास आना चाहूँगी। कोविड के बाद कई सारी चीज़ें बदली हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डेस्टिनेशन वेडिंग का कॉन्सेप्ट है काफ़ी आम हो चला है। अब पहले एक वो चीज़ थी कि हाँ हम डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, पर आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है डेस्टिनेशन वेडिंग के कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं। इस बार का जो सीज़न है, जहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि 4 लाख से ज़्यादा शादियाँ होने वाली हैं अप्रैल से जून के बीच में, वहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग को लेके कितना उत्साह है? और खर्चों की अगर बात करें तो नॉर्मल शादी से कंपैरिजन में क्या डेस्टिनेशन वेडिंग में ज़्यादा खर्चा होता है क्या? एक्चुअली ये बस मिथ्स हैं लोगों के कि डेस्टिनेशन वेडिंग के खर्चे ज़्यादा हैं और नॉर्मल वेडिंग्स के खर्चे कम हैं। बट करते करते दोनों एक ही पैनल पर आ जाती हैं। और वैसे में देखा जाए तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स आर बूमिंग लाइक एनीथिंग। डेस्टिनेशन वेडिंग्स का ही ट्रेंड है, मतलब हमारे पास भी जितनी बुकिंग्स आ रही हैं, देयर आर मेजरली डेस्टिनेशन वेडिंग्स। और मुझे लगता है जो दूसरी जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स नहीं होती, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ वन सोल रीजन, बिकॉज कि लोग जब लेट हो जाते हैं अपनी वेडिंग्स को प्लान करने में, जब उनको वेन्यूज टाइमली नहीं मिलते हैं, तो वो दे ऑप्ट फॉर द ऑप्शंस कि हाँ एक फंक्शन इधर कर लेते हैं, एक फंक्शन इधर कर लेते हैं। तो बट वैसे सबका फर्स्ट तरीके से अगर अप्रोच देखा जाए तो हर कोई डेस्टिनेशन वेडिंग्स पे ही जाना चाहता है। बट एक और मिथ बर्स्ट हुआ है इस पूरे वेडिंग सीजन में, दैट इज मोर अबाउट कि डेस्टिनेशन वेडिंग सिर्फ वो नहीं है कि जो अपने होम टाउन से बाहर जाके किसी होटल को बुक करके हो। डेस्टिनेशन वेडिंग इज एनीथिंग कि अगर आप कहीं भी एक प्रॉपर्टी बुक करते हैं और अपने गेस्ट्स को स्टे कराते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट बीइंग इन योर होम टाउन, चाहे वो आपके होम टाउन में हो या ना हो, अगर आपने कोई होटल बुक किया है, उसमें रूम्स बुक किए हैं, तो वो डेस्टिनेशन वेडिंग है। तो आई थिंक लोग अब इस आइडिया के साथ और कंफर्टेबल हो रहे हैं जिसमें वो सारे गेस्ट्स को एक जगह पर लाकर अपने एक वेडिंग होस्ट कर सकें। एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द आइडियल ट्रेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ।
ओके तो एक ये नया कॉन्सेप्ट है डेस्टिनेशन वेडिंग का, जहाँ पे कई सारे लोग अब इसको ऑप्ट आउट कर रहे हैं और साथ ही विद्धि का भी कहना है कि काफ़ी कॉमन हो चला है ये। पर खर्चों की अगर बात करें तो एक आप अपने होम टाउन में भी शादी करें या फिर किसी जगह पे जाके शादी करें तो खर्चे कहीं ना कहीं उसी तरीके से देखने को मिल सकते हैं। पृथ्वीराज जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज्वेलरी सेगमेंट में भी थोड़ा सा एक ट्रेंड बदलते हुए दिखा है। आप मुझे इस पर ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे? जहां पे हम पहले सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी देखते थे कि हर शादी में सिर्फ वही देनी है, अब हम देखते हैं कि प्लैटिनम जैसा भी एक मेटल जो है एक नॉर्मल कैटेगरी में आ रहा है। इस पे आपका क्या कहना है कि यहाँ पे क्योंकि प्लैटिनम हमेशा से गोल्ड से भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशियस माना जाता था, पर जिस तरीके से गोल्ड के प्राइजेस या फिर प्लैटिनम के प्राइजेस भी बढ़े हैं तो वहाँ पे लोगों का ट्रेंड किस तरीके से देखने को मिल रहा है और प्लैटिनम की जो डिमांड है वो इस सीज़न में किस तरीके से देखने को मिल रही है? हाँ देखिए, प्लेटिनियम का नो डाउट है कि गोल्ड के पहले जो प्राइस के ऊपर प्लेटिनियम प्राइस चलते थे, अब लास्ट 4-5 साल से अगर आपने देखा होगा, और अब गोल्ड के आधे प्राइस में प्लेटिनियम मिल रहा है। तो नो डाउट धीरे धीरे प्लेटिनियम इन्वेस्टमेंट डिमांड में भी रहा है, बट इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है प्लेटिनियम की, बिकॉज इट्स मेल्टेड अबाउट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्लेटिनियम ज्वेलरी बनाने में कॉस्ट ज्यादा बैठती है, और जैसे आपने देखा होगा कि गोल्ड ज्वेलरी होते हैं उसको रोडियम करके फिर उसको व्हाइट फेस में भी देते हैं, तो इस तरह प्लेटिनियम ज्वेलरी के जगह पे लोग रोडियम की ज्वेलरी यूज करते हैं। बट नो डाउट प्लेटिनियम धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए भी बढ़ा है, जो लोग ज्वेलरी पर्पज के लिए, बट प्लेटिनियम ज्वेलरी सब लाइट वेटेड ज्वेलरी होती है, और इस टाइम प्लेटिनियम का भाव नीचे होने की वजह से प्लेटिनियम बिका अच्छा है। बट अगर आप मैरिज के सीजन में कहेंगे तो उतना नहीं, प्लेटिनियम पे लोग इतना फोकस नहीं है, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर भी रोडियम करके भी उसको सेम कलर दे देते हैं और रोडियम करके भी लोग खरीद लेते हैं। जैसे डायमंड ज्वेलरी को आपने देखा होगा तो रोडियम करते हैं उसको। तो प्लेटिनियम कॉस्टली बनता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और हिंदुस्तान में अभी तक उतना चलन नहीं आया है। बट प्राइस वाइज देखोगे तो हाफ ऑफ प्राइस गोल्ड से मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट पर्पज अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न भी अच्छा आएगा, तो लोग उसके हिसाब से भी प्लेटिनियम ज्वेलरी में भी खरीदी की है। ओके तो प्लैटिनम भी जो है यहाँ पे भी इस बार सीज़न में खरीदारी देखने को मिल रही है। और मेरा आखिरी सवाल निकुंज जी आपके लिए होगा। हम देखते हैं कि रूरल डिमांड भी काफ़ी समय से प्रेशर में है। स्पेसिफिकली अगर मैं रूरल डिमांड की बात करूँ तो इस बार शादी सीज़न से उम्मीद है, क्योंकि मैक्रो फ्रंट पे कई सारे फैक्टर्स हैं। फर्टिलाइज़र्स की सब्सिडी बढ़ाई गई है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि फार्मर्स और रूरल इंडिया में जो उनकी इनकम है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, ये देखते हुए कि इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा ऊपरी स्तरों पे चल रहा है। क्या इस बार शादियों के सीज़न से उम्मीद है कि रूरल डिमांड थोड़ी सी बूस्टअप होती हुई दिखे? बिल्कुल, रूरल डिमांड बूस्टअप होती हुई दिख रही है। उसका एक बहुत सिंपल वजह है कि मॉनसून्स अच्छे रहे, हार्वेस्ट इस बार बहुत अच्छी आई है, और हार्वेस्ट आने के बाद एग्रीकल्चर कमोडिटी के प्राइसेस हैव हेल्ड बैक। नॉर्मली हार्वेस्ट आते ही मंडी में जब किसान लेके आता है कमोडिटी को तब दाम काफी गिर जाते हैं। इस बार वो दाम गिरे नहीं है, दाम अच्छे रहे हैं कमोडिटी के, इसलिए नेट सरप्लस फार्मर के पास अच्छा है, और उसका असर रूरल डिमांड पे डेफिनेटली देखने को नजर आ रहा है। तो रूरल डिमांड थोड़ी सी लौटती हुई नजर आ रही है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। ओके तो रूरल डिमांड में भी रिटर्न देखने को मिल रहा है। पर इसी के साथ शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। विद्धि जी, पृथ्वीराज जी और निकुंज जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए, जहां पे हमने काफ़ी अच्छे से चर्चा की कि शादी के सीज़न तो ज़ोरों शोरों से है, शादी को लेकर उत्साह भी सभी के बीच में है, बट इस बीच जो महंगाई की मार देखने को मिल रही है वो उत्साह को कम नहीं कर रही है। क्योंकि वृद्धि ने आपको जैसा बताया कि 20 लाख का बजट लेके आते हैं, करते करते 40 लाख खर्च कर देते हैं, और साथ ही आप ज्वेलरी देख लें या फिर ऑटो सेगमेंट देख लें, वहाँ पे भी कई सारे ऐसे पॉकेट्स और सेगमेंट्स हैं जहाँ पे कंज्यूमर्स का उत्साह बरकरार है, और स्पेशली शादी का सीज़न इसको एक और बूस्ट दे रहा है। बस इसी के साथ कंज्यूमर इज किंग में दीजिए मुझे इजाज़त, पर बाकी अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।